नमस्कार, मैं हूं प्रतिभा चंद्रन और खबरों की खबर नवभारत की इस विशेष श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। देश में चुनाव का माहौल है और एक तरफ जो एनडीए की आघाड़ी है, भाजपा की आघाड़ी है, उन्होंने 400 पार का नारा प्रधानमंत्री ने खुद लगा दिया है। दूसरी तरफ इंडिया आघाड़ी, जो कि एक दूसरा गठबंधन देश के तौर पर, देश के स्तर पर बनने जा रहा था, जो एनडीए के साथ लड़ेगा, उनके साथ में टक्कर देगा और चुनाव में कुछ न कुछ अपने मुद्दे भी रखने की कोशिश करेगा, वो अपनी कोशिशें जारी रखे हुए है। राहुल गांधी, जो कि कांग्रेस के नेता है, वो न्याय यात्रा में महाराष्ट्र में है, जहां एक तरफ इंडिया आघाड़ी जिस धड़हल्ले से शुरू हो गई थी और सभी रीजनल पार्टीज को साथ में लेकर एक ऐसा गठबंधन जुटाने की कोशिश हो रही थी कि जो भाजपा को और एनडीए को टक्कर दे सके, वहां पर हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी उनके साथ में आ गई है। इसके अलावा ममता बनर्जी, जो एक बड़ी नेता इस गठबंधन के हो सकती थी, उन्होंने अपनी अलग भूमिका ली है। वहां पर वो इंडिया आघाड़ी में शामिल होने की संभावना नहीं लग रही है। महाराष्ट्र की स्थिति कुछ अलग ही बनी हुई है। महाराष्ट्र में इस बार जो स्थिति बनी हुई है वो बहुत ही अलग है और जिसके बारे में कोई भी कॉन्क्रीट तरह से अंदाज लगाना मुश्किल है, क्योंकि जहां पर शिवसेना जो एक पार्टी थी या राष्ट्रवादी कांग्रेस है, दोनों ही अपना घर बचाने में जुटी हुई है। इन सारे मुद्दों पर और देश के स्तर पर जो आज इंडिया गठबंधन के में और एनडीए में हो रहा है, उस पर बात करने के लिए मेरे साथ तीन बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार है। विजय सातोकर जी, नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं आपको बता दूं कि विजय सातोकर जी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया में कई वर्षों तक रहे हैं। एक मराठी पत्रकार जिसने दिल्ली में जाकर अपनी पैठ रखी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई ऐसे असाइनमेंट्स उन्होंने किए, कई ऐसे पीटीआई में जब वो थे तब उन्होंने कई जगह पर जाकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने अपनी रिपोर्टिंग की है। पूरी राजनीति पर उनकी अपनी एक पकड़ है। दूसरे में आज जो मेरे मेहमान हैं ओंकारेश्वर पांडे जी। ओंकारेश्वर जी दिल्ली में आज बैठे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको बता दूं कि ओंकारेश्वर पांडे जी पूर्वांचल से आते हैं, नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, लेकिन उनकी पकड़ इस तरह से है राजनीति पर, और राष्ट्रीय सहारा जैसे अखबार के कई जो संस्करण थे उसको वो हेड कर चुके हैं। सहारा टेलीविजन में वो मेरे साथ में रह चुके हैं, मेरे वरिष्ठ थे, और पूरे देश की राजनीति के बारे में जिस तरह की खबरें दिल्ली में बैठकर ओंकारेश्वर जी करते थे, कहीं न कहीं पीएमओ को कई बार हिलाने का काम भी सर ने किया हुआ है। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि ये दो वरिष्ठ पत्रकार आज हमारे शो पर है। इसके साथ में विशाल राजे जी, जो मेरे सहयोगी है मुंबई में। विशाल जी, आपका भी स्वागत है। तो ये तीनों लोग मेरे साथ आज है। मैं सभी से एक पहला टेक लेना चाहूंगी। पहले सातोकर जी के पास जाते हैं, क्योंकि दिल्ली में और दिल्ली की जो पूरी राजनीतिक सत्ता के गलियारों की राजनीति है, बहुत करीब से उन्होंने देखी है। हाल में वो नागपुर में हैं, लेकिन उनकी अपनी एक समझ है, सोच है, और इस पूरे राजनीति को बहुत करीब से देखने के बाद में आज जब हम चुनाव में जा रहे हैं, 400 पार का नारा एनडीए और खास तौर से प्रधानमंत्री ने लगा दिया है, और इंडिया गठबंधन की जिस तरह की स्थिति है, क्या कहेंगे सातोकर सर? एक चीज कहना चाहूंगा, ये चुनाव के पहले ये नारेबाजी तो होती है, उसमें कोई नई बात नहीं है। अभी भी चुनाव के लिए काफी समय है। एक चीज हमको समझना चाहिए, भारत जैसी विशाल देश में इतने साल से हम इलेक्शंस हो रहे हैं, देख रहे हैं। जो चुनावी मुद्दे होते हैं वो आज अगर कल चुनाव हो या परसों चुनाव हो, वो क्या होगा, या अप्रैल या मई में चुनाव हो तो क्या होगा, इसका कुछ ये बताना अभी, आप अगर नारों के बारे में कहें या गठबंधन के बारे में कहें
तो ये तो जैसे चुनाव नजदीक आएगा ये चलते रहेगा, आना जाना चलते रहेगा, लोग छोड़ेंगे, नए लोग जुड़ेंगे। और पॉलिटिकल सिचुएशन जो एक प्रतिभा जी आपको जरूर कहना चाहूंगा कि इलेक्शंस पहले और इलेक्शंस आज, ये सिर्फ भारत में, सिर्फ इंडिया में नहीं, मगर पूरी दुनिया में इसका पूरा पूरा हुलिया, हाँ, पूरा पूरा इलेक्शन का मशीनरी जो है काफी तेजी से बदलता जा रहा है। तो आप जैसे कह रही है, दोनों इंडिया आघाड़ी जो है, इंडिया गठबंधन है, उसका उसका अपना कैंपेन चल रहा है, और मोदी जी और एनडीए उनका कैंपेन जोरों शोरों से शुरू हुआ है। तो मतदाता क्या कहेंगे और उसका कैसे होता है, ये इस समय पे बताना तो बिल्कुल सही भी नहीं होगा, नामुमकिन भी होगा। और देखते हैं कैसी कैसी चीजें आगे बढ़ती है। ओंकारेश्वर जी, आप क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए, एक तरफ एनडीए क्या गठबंधन है जो अपने एक कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते कि अपने साथ ज्यादा से ज्यादा पार्टियों को जोड़े। जैसे हरियाणा में कल एक अलग बदलाव कर दिया। फिर अगर हम बात करें तो जरूरत थी या नहीं थी वो बात अलग है, लेकिन महाराष्ट्र में उन्होंने अजीत पवार को साथ में ले लिया, यानी शरद पवार की पार्टी का दो फाड़ कर दिया। अगर हम बात बिहार की करते हैं तो वहां पर उन्होंने नीतीश कुमार को साथ में ले लिया, और एक तरह से जिसको एडिशन माफ कीजिएगा, जिसको सबके सब ज्यादा से ज्यादा पार्टियों को साथ जोड़कर अपना जो गणित है वो कहीं नहीं बिगड़े और मेजॉरिटी से कई ज्यादा सीटें आए, इसकी कोशिश हो रही है। वही अगर हम इंडिया आघाड़ी की बात करते हैं तो वहां जिस तरह से लग रहा था एक मजबूत गठबंधन बन पाएगा जो टक्कर दे पाएगा एनडीए को, वो बनता हुआ उतना स्ट्रांगली अभी तक नजर नहीं आ रहा है। चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। जी ओंकारेश्वर जी। देखिए प्रतिभा, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस डिस्कशन। मुझे जो लगता है इस चुनाव में कुछ खास बातें हैं। एक तो ये कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए वो पूरी तरह से, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस कर रखा है कि हम अब की बार 400 पार, और 400 पार के बाद क्या होगा, वो उनके एक भाजपा के सांसद ने कहा है कि संविधान बदलना है, इसलिए हमें ज्यादा मेजोरिटी चाहिए एनडीए के साथ। इसके पहले भाजपा ने नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत का, जो हो नहीं पाया। कई राज्यों में कांग्रेस वापस लौट के आई और खासतौर से कर्नाटका में बहुत बड़ा झटका भाजपा को लगा। तो भारतीय जनता पार्टी को अब एक बात का एहसास हो रहा है कि नहीं, हो सकता है कि कांग्रेस रिवाइव करे। और कांग्रेस ऐसे नहीं, कांग्रेस ने इस बार जो स्ट्रेटजी बनाई, 28 दलों का गठबंधन बनाया। 28 दलों के गठबंधन के कारण एनडीए को अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ा है। एनडीए जहां जहां जा रही है, लोगों पर किसी न किसी रूप में, चाहे नीतीश कुमार को लेना पड़े, क्यों लेना पड़े, नीतीश कुमार जो छोड़ चुके थे, भाजपा अनाउंस कर चुकी थी कि हर हमेशा के लिए दरवाजे बंद, उसको वापस लेना पड़ा। इसी तरह आप विभिन्न राज्यों में देखेंगे कि जो एडजस्टमेंट हो रहा है, हरियाणा एक एग्जाम्पल है कि जजपा को आधा तोड़ लो, शिवसेना को तोड़ लो, एनसीपी को तोड़ लो, जो नहीं आ सके उसको छोड़ दो, जो आ सके उसको जोड़ लो। ये रणनीति सिर्फ इसलिए है कि हमें इंडिया अलायंस का मुकाबला करना है। यानी कहीं ना कहीं भाजपा को लगता है कि अभी भी अकेले अपने बूते वो पैन इंडिया चुनाव नहीं जीत सकती, और सच्चाई यही है, क्योंकि रीजनल ताकतें मजबूत हैं। चाहे वेस्ट बंगाल में तृणमूल की ताकत को आप कम नहीं आंक सकते, आपने चाहे अधिकांश सीटें उत्तर प्रदेश में ली हैं, लेकिन आप अखिलेश यादव को माइनस नहीं कर सकते, आरजेडी को माइनस नहीं कर सकते हैं बिहार में। इसी तरह महाराष्ट्र में आप सबको पता है कि वहां आज भी एक ताकत के रूप में क्षेत्रीय दल हैं मौजूद, और उनके रहते हुए एकदम से सभी सीटें ले लेना मुमकिन नहीं। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि इस चुनाव में मुझे एक कोई सर्टेन मुद्दा नजर नहीं आता जो राष्ट्रीय मुद्दा हो, जिसपे सभी पार्टियां चुनाव लड़ रही हो, जिसमें भाजपा एनडीए चुनाव लड़ रही हो। उसने विकास की बातें करी हैं, उसने सीएए बीच में अभी लागू कर दिया, वन नेशन वन इलेक्शन की बातें कर रहे हैं, पहले विमेन रिजर्वेशन दिया जो कब लागू होगा पता नहीं है। लेकिन ये पैन इंडिया इशू नहीं बन पा रहा है। राम मंदिर
का उद्घाटन हुआ जो उनके एजेंडा में था। धारा 370 इससे पहले हुआ था। आपको याद होगा कि धारा से 370 के बाद भी जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, झटका लगा था। इसका मतलब कि वो मुद्दा भी पैन इंडिया नहीं चल पाया। राम मंदिर का मुद्दा अभी ताजा है लेकिन वो भी ठंडा पड़ता जा रहा है। सरकार की कोशिशों के बावजूद कि वह फ्री ले जाने को तैयार है लोगों को वहां दर्शन कराने के लिए, तब भी जो पहले 2-4 दिन, एक आध हफ्ता जो भीड़ थी वो काफी उसमें कमी आ गई है। इसका मतलब लोगों को बाकी मुद्दे हैं। दूसरी तरफ सरकार को यह कहना पड़ रहा है कि आज हम 80 करोड़ लोगों को भोजन दे रहे हैं, 5 किलो अनाज। 140 करोड़ के देश में अगर 80 करोड़ लोगों को सरकार को स्वयं कहना पड़ रहा है कि हम अनाज दे रहे हैं, तो ये मध्यम वर्गीय तो लोगों को नहीं दे रहे हैं आप, उच्च वर्गीय लोगों को तो नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब हमारे देश में बीपीएल की तादाद इतनी हो गई है, बिलो पॉवर्टी लाइन की, जिनको आपको अनाज देना पड़ रहा है। तो आर्थिक हालात जो ऊपर टेलीविजन पर नजर आते हैं उससे अलग हैं जमीन पर। इसीलिए जो दूसरी पार्टियां हैं वो महंगाई को मुद्दा बना रही हैं, बेरोजगारी को मुद्दा बना रही हैं, वो अन्य मुद्दों को, जो जमीन से जुड़े हुए मुद्दों को लेके आ रही हैं। मुझे लगता है कि इसकी काट भी भाजपा को लेके आनी पड़ेगी, क्योंकि जो वादे थे पहले 2 करोड़ रोजगार देने का, चाहे प्राइस, पेट्रोल की प्राइस कम करने का, ये गैस सब्सिडी, गैस को कम करने का, कहाँ हुआ है। आज 100 रुपया आप 8 मार्च को आपने अनाउंस किया, लेकिन वो 400-500 से 12,000-1200 करने के बाद 100-200 उसमें आप कम कर देंगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो असली मुद्दे हैं वो मुझे लगता है कि जमीनी मुद्दे जनता के बीच में हैं। अब देखना यह है कि क्या इन मुद्दों पे कितने लोग मतदाता उधर जाते हैं, या उन मुद्दों पे जिसको भारतीय जनता पार्टी उठाती है उन मुद्दों पे कितना समर्थन मिलता है। क्योंकि उन्होंने कॉमन सिविल कोड की भी बात करी, और इसको आपने देखा कि उत्तरांचल में एक प्रयोग के तौर पर उसको लागू भी किया गया है। तो कहीं ना कहीं यह मुद्दे हैं, और इन मुद्दों के बीच में चुनाव लड़ा जा रहा है जो एक पूरे राष्ट्र को प्रभावित करने वाला एक समय था। बड़ा अच्छा लगा था उस समय कि विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी। उसने विकास को गति दी, खास तौर से आप देखेंगे सड़कों का विकास तेजी से हुआ। नितिन गडकरी, पूरे देश को मालूम है कि ये काम नितिन गडकरी ही कर सकते हैं, और उन्होंने किया है। चाहे आप उसकी पब्लिसिटी करें या ना करें, जो मैसिव डेवलपमेंट अगर इस देश में दिखाई देता है तो वह नितिन गडकरी के डिपार्टमेंट, उनके कार्यों के कारण दिखाई देता है। दूसरी जगह बाकी चीजों में आप देखेंगे तो हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं। जो अचीव नहीं कर पा रहे हैं उसमें हम रिलीजियस इश्यूज उठा लें, उसमें अदर इश्यूज उठा लें, ये सवाल है। आज आप उत्तर प्रदेश में अभी हाल में आपने देखा होगा पेपर लीक की घटना हुई, कितने मैसिव लेवल पे आंदोलन हुआ। तो जमीन से जुड़ा हुआ मसला ये है। अब ये देखना है कि क्या अपोजिशन इन चीजों को वाकई मुद्दा बना पाता है कि नहीं। अपोजिशन की अपनी कमजोरियां हैं। अपोजिशन आज क्यों अपोजिशन में है? क्योंकि जो आरोप उन पे लगे थे, आज भी ईडी और सीबीआई जिन लोगों पे घूम रही है, कहीं ना कहीं उनके कागज मिलते हैं तभी उनके पीछे घूमते हैं। तो ये कमजोरियां उनकी रही हैं जिसके कारण वो विपक्ष में हैं। एक सशक्त नेतृत्व जो देने की बात है, एक कंबाइंड लीडरशिप देने की जो बात है, जो उम्मीद थी कि इंडिया अलायंस दे पाएगा, वो आज भी नहीं। राहुल गांधी अकेले यात्राएं निकाल रहे हैं। उनके साथी जो क्षेत्रीय दल हैं, जो 28 दलों का कुनबा बनाया था, 2-3 दल तो छोड़ गए। उन 25 दलों में से किस पार्टी का नेता आपको यात्राएं निकालता हुआ या इस तरह के कैंपेन चलाता हुआ नजर आता है? तो कहीं ना कहीं लीडरशिप की कमी है ऑपोजिशन में। लेकिन इस देश ने यह भी देखा है कि जिस समय भारतीय जनता पार्टी और भी मजबूत थी, शाइनिंग इंडिया के नारे थे, अटल जी, आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी और तमाम बड़े दिग्गज नेता मौजूद थे, उस समय भी भाजपा अचानक हार गई थी। तो इस देश के मतदाताओं का रुझान किधर होगा, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। एक जो मुद्दा बीच में जरूर लोगों को दिखाई दे रहा है कि क्या ईवीएम बिल्कुल निष्पक्ष है, क्या ईवीएम निष्पक्षता से भारतीय लोकतंत्र को जिंदा रखेगा, बरकरार रखेगा। इसलिए यह जो असली मुद्दे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा है। आज पूरे देश को मालूम हो गया कि एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड की सच्चाई बताने में जो है कहीं ना कहीं आनाकानी कर रही है। आंकड़े दे भी रही है तो स्पष्ट नहीं दे रही है।
अरे भैया, देश की और दुनिया के सबसे बड़े बैंकों में आप शुमार हो, आपके पास आंकड़े नहीं हैं और आंकड़े मिला के आप कहीं ना कहीं कुछ छुपा रहे हो। क्यों छुपा रहे हो भाई? देश से क्यों छुपा रहे हो? किस पार्टी ने, किस कॉरपोरेट ने, किस पार्टी को दिया, देश इतना ही तो जानना चाहता है, लेकिन छुपाया जा रहा है। तो ये चीजें धीरे धीरे सच्चाई सामने आएगी, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार थोड़ा न भाजपा के लिए आसान है, कह देना आसान है 400 पार अचीव करना मुश्किल है, और विपक्ष के लिए भी आसान नहीं है कि आप चाहते हैं सत्ता परिवर्तन हो, लेकिन सत्ता परिवर्तन से पहले आपके अंदर भी परिवर्तन होना चाहिए, सांगठनिक रूप से आपको मजबूत होना पड़ेगा, ऐसे मुद्दे लेके आने पड़ेंगे जो जनता के लिए आवश्यक हो, तभी परिवर्तन संभव है। आप एक बात कह रहे हैं कि उनका जो कुनबा बना था वो लोग भी उनके साथ, वो पार्टियां कितनी है न्याय यात्रा में, या बात स्थिति तो यहां तक है कि कांग्रेस के अपने नेता कितने हैं, क्योंकि कांग्रेस में अगर हम देखें तो विशाल जी आपकी तरफ मैं आना चाहूंगी कि कांग्रेस में जो भी उनके वरिष्ठ नेता है वो कितने, जैसे जो काबिल नेता थे वो कई सारे नेता ऐसे हैं जो पार्टी छोड़ चुके हैं, क्योंकि कांग्रेस को अपनी स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं पता नहीं चली, या इन लोगों का सुना ही नहीं गया। गांधी परिवार के इर्द गिर्द चलती हुई राजनीति के चलते महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो कई सारे नेता हैं जिनका एक अपना लोगों पर पकड़ थी। अशोक चौहान छोड़कर चले जाते हैं, फिर पृथ्वीराज जी चौहान जैसा नेता है जिनको पीएमओ का एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उनको ना राज्य सौंपा जाता है, ना देश में उनका उपयोग किया जाता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया छोड़कर चले जाते हैं, देवरा छोड़कर चले जाते हैं, यानी कई सारे नेता हैं जो छोड़कर चले जा रहे हैं। जाते जाते रह जाते हैं। का भी जो प्रयोग था वो भी हमने देखा है। कमलनाथ जाते जाते रह जाते हैं। जी जी मैडम, सबसे पहले तो आप सभी का शुक्रिया कि आपने ये विषय में बोलने के लिए मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। सबसे पहली बात तो ये है कि राहुल जी की जो यात्रा है वो महाराष्ट्र में आ चुकी है, और उसकी रिएक्शन जो है वो बीजेपी की तरफ से देना शुरू हुआ है। यानी बीजेपी के यहाँ के जो महाराष्ट्र के जो प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने तो ये यात्रा आने के पहले ये बोल दिया था कि राहुल जी जैसा जैसा मुंबई के करीब आएंगे वैसा वैसा हम लोग उनको ज्यादा धक्के देंगे, यानी शॉकिंग न्यूज उन तक हम लोग और पहुंचाएंगे। तो उसमें की पहली जो थी वो तो मिलिंद देवरा और अशोक जी चौहान साहब जो थे वो कांग्रेस छोड़ के चले गए। मिलिंद देवरा भी बहुत बड़ा नाम था मैडम कि जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी, और वो शिंदे शिवसेना के साथ में चले गए, यानी एकनाथ शिंदे जी के साथ वो चले गए। तो ये जो है बीजेपी ने, अभी मैं जो सुन रहा था सभी लोगों का, खासकर पांडे जी का, तो इनका बोलना ये था कि 400 पार जो है वो इतना आसान नहीं है। तो 400 पार एक्चुअली आसान नहीं है, लेकिन बीजेपी ने अब तक जो भी घोषणा की है, या पिछले इलेक्शन का भी देखेंगे या उनके पहले इलेक्शन का भी देखेंगे जैसे 2014 का, तो उन्होंने जो जो बोला है वो उन्होंने करने के लिए पूरी शिद्दत से कोशिश की है। और आज हम लोग 400 पार नहीं हो सकता इस पे चर्चा कर रहे हैं। बीजेपी हारेगी ये ना विपक्ष बोलता है, ना कोई मीडिया बोलता है, ना उसमें पॉलिटिकल एनालिसिस करने वाला कोई नहीं बोलता है। वो हम लोगों की चर्चा होती है 400 पार होगा, 350 होगा, 330 रहेगा, बस यही आंकड़ों के बीच में हम लोग खेल रहे हैं या हम लोग बात कर रहे हैं। तो बेसिकली ये जानना जरूरी है कि इन लोगों का जो सर्वे और काफी जो ग्रास रूट तक के जो प्लानिंग है, जो काफी सालों से चलता है, जब सत्ता में रहे या ना रहे, तो ये 400 पार के लिए ये लोग तैयारी कर चुके हैं। अब तैयारी कर चुके हैं तो इनको रोकना, तो 400 पार अगर नहीं कर पाए तो हार गए, ये तो नहीं होगा, क्योंकि आखिरी बहुमत जो है, तो ये जितने हैं उतने भी अगर रख लिए या कायम रहे तो भी यानी विपक्ष का हाल जो है वो आज ही की जैसा रहेगा। शायद हो सकता है कि आने वाले दिनों में और ज्यादा धक्के विपक्ष को लगेंगे। राहुल जी का जो नेतृत्व है, राहुल जी काफी मेहनत कर रहे हैं, जैसा पांडे सर ने बोला कि वो अकेले ही दिख रहे हैं एक्चुअली, यानी महाराष्ट्र में उनकी यात्रा आने के बाद भी राहुल जी अकेले ही दिख रहे हैं। राहुल जी काफी पुराने लोगों को मिले, या कहीं कई कार्यकर्ता को बहुत कुछ साथ में आ गए, या जो लोग कांग्रेस छोड़ के गए थे या छोड़ना चाह रहे थे ये लोग उनके साथ में जुड़े, ऐसा नहीं हो रहा है।
एक किसी को यानी मिलते हैं, पुराने जो उनके सहकारी है उनसे मिलते हैं, सोनिया जी की बात करा देते हैं। कल नंदुरबार में थे तो उन्होंने ये सब किया, लेकिन वो एक और दूसरा नेता जो है इनके लिए नहीं हो पाता है। इनको पूरा जो यानी सभी से कनेक्ट बढ़ाना चाहिए कांग्रेस को, जो ग्रास रूट पे जो है। आज बीजेपी की कंडीशन ऐसी है कि बीजेपी का अगर कोई एमपी एमएलए नहीं मिलता है तो भी उनका कार्यकर्ता मिलता है, उनकी वो सब सिस्टम जो है वो आम आदमी तक पहुंची है, जिससे उसको रिस्पॉन्स मिलता है। यानी हम लोग तो यहाँ महाराष्ट्र में भी देखते हैं, मुंबई में तो खास तौर पे ये काफी यानी प्री प्लान्ड और पूरा प्लानिंग के साथ में लोगों से कनेक्ट बना चुके हैं। इसलिए वो जब आज के उम्मीदवारों की भी जो लिस्ट डिक्लेयर की है उन्होंने कल, उसमें जो सीटिंग एमपीज है उन लोगों का 5 लोगों का टिकट काट दिए, उसके बाद भी कोई बहुत ज्यादा फर्क या फिर बहुत ज्यादा नाराजगी उसमें नहीं दिख रही। जी बेसिकली मेरा जी यानी मेरा ये मुद्दा है कि विपक्ष के पास विकल्प नहीं है, और इसलिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं 400 पार होगा या नहीं होगा। इसी जी सेंटर के साथ में हम लोग बातें कर रहे हैं। मुद्दा मुद्दा विकल्प का भी है। और दूसरी बात यह है कि किस तरह से इतनी सारी पार्टियों को साथ में लाना। एक तो आइडियोलॉजिकली कांग्रेस को मुश्किल इस तरह से होगा कि जो राहुल गांधी के अलावा बड़े चेहरे हो सकते थे जो इनके साथ में जुड़े इंडिया गठबंधन के साथ में, तो ममता बनर्जी ने अलग राय रख ली है अपनी, नीतीश भारद्वाज वहां से निकल गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल लालू की पार्टी है वहां पर और उनके बेटे भी ठीक कर रहे हैं बिहार में। लेकिन अगर हम साउथ की भी बात करें तो साउथ की पार्टियां भले ही कांग्रेस के साथ हो, लेकिन वो क्या असेट है। जिस तरह के बयान आ जाते हैं वहां कहीं ना कहीं नॉर्थ साउथ डिवाइड जो है वो बढ़ाने वाले। और कभी कभी लगता है कि बीजेपी को बिल्कुल फुल टॉस दे देते हैं ये, कि हमने आपको फुल टॉस दे दिया, मारिए इसको सिक्सर। इस तरह से होता है। कितनी बार सेल्फ गोल होते हैं जो एक बीजेपी का नैरेटिव और ज्यादा आसान कर देते हैं। सातोकर जी, क्या कहेंगे आप पूरा इसके बारे में? ओंकारेश्वर जी और विशाल जी ने जो अभी कहा प्रतिभा, उससे काफी सारी चीजें स्पष्ट होती हैं। एक दो चीजें मैं पूछना चाहूंगा, मतलब अगर मैं आपका थोड़ा सा रोल ले लूं कि ओंकारेश्वर जी, एक जैसे कर्नाटक में जो इलेक्शंस हुए जहां पे बीजेपी को झटका लगा, जी वहां पे जो विशेषज्ञों ने बाद में जो उसका विश्लेषण किया, उसमें ये कहा था कि ठीक है, अगर एक तरफ मोदी जी कैंपेन कर रहे हैं, मोदी जी का ही नाम आता है, दूसरी तरफ राहुल गांधी भी कैंपेन कर रहे हैं, मगर काफी सारा क्रेडिट कर्नाटक की विक्ट्री का विशेषज्ञों ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी को दिया। तो कर्नाटक की जो जीत हुई कांग्रेस की, उसका श्रेय लोगों ने दोनों तरह से किया, मगर ज्यादा जिस तरीके से खड़गे जी ने वो हैंडल किया उसको दिया गया। जी और एक चीज आप हम कहें कि देखिए, एक काफी, जैसे ओंकारेश्वर जी ने कहा कि साम दाम दंड भेद ये सभी शस्त्र जो है भाजपा इस्तेमाल कर रही है। तो ये लोग छोड़ के जा रहे हैं या आइडियोलॉजी के लिए छोड़ जा रहे हैं, कितना वोटर्स का उनको बैकिंग है। अशोक चौहान के बारे में भी ये काफी यहाँ पे कहा गया कि भाई उनके साथ कितने वोटर्स होंगे, जी या उनका इतना होल्ड है क्या महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स पे। ये भी कहा जाता है बिहार के बारे में भी। नीतीश जी है, नीतीश जी मतलब अभी वो तो एक मुहावरा हो गया है कि नीतीश अब नीतीश हो गए, कुछ भी कहिए उसको। साउथ के बारे में या नॉर्थ ईस्ट के बारे में आप कहें तो वहां पे ये सीधा सीधा कहा जाता है कि वहां की जो छोटी पार्टियां जो वहां पे पावरफुल हैं वो नेचुरली जाती हैं विद दोज हु आर एट द पावर एट द सेंटर। साउथ के बाद में नॉर्थ साउथ का डिवाइड भी एक मुद्दा बना हुआ है, और उसमें साउथ सदर्न स्टेट्स जो महाराष्ट्र के साउथ में आप कहें, महाराष्ट्र इनफैक्ट है मिडिल में है बिल्कुल। तो साउथ में जो स्टेट्स हैं वो उनका पॉलिटिक्स डेफिनेटली भाजपा का उन्होंने जो रोका हुआ है, जगन्नाथ कर्नाटक जी तेलंगाना। तो यहाँ पे ये जो हो रही है चीजें प्रतिभा जी, ये जो मैंने शुरू में कहा, आपने जब पूछा था कि ये
हो तो रहा है, लोग आ रहे जा रहे, जो छोड़ने वाले जा रहे, ये क्यों जा रहे हैं? ये कांग्रेस से नाराज होकर छोड़ के जा रहे हैं या ईडी या सीबीआई की इंक्वायरी के डर से छोड़ के जा रहे हैं? अब एक जरूर कहना चाहेंगे, भैया ये जनता सब जानती है, लोग जानते हैं, मगर कहां तक इलेक्शन पहुंचने तक भाजपा, उनके पास सत्ता है, उनके पास पावर है, उनके पास मसल है, उनके पास मनी है, कहां तक ये लोगों को। और एक ओंकारेश्वर जी ने एक बात कही कि भाई जो मतदाता है वो कैसी पलटी मारेगा। मतदाताओं को पैसा पहले भी मिलता रहा है, अभी भी मिलेगा, उसके बाद में भी जो सत्ता में तो लोग हारे हुए हैं। तो एक चीज जो कही विशाल जी, शायद आपने कही कि भैया 400 के बारे में ही बात हो रही है, कौन हारेगा जीतेगा इसके बारे में बात नहीं हो रही है। तो बात एक शायद उसमें प्रैग्मेटिज्म हो कि भैया हम जीतेंगे। वोटर्स को ये भी मालूम होता है कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला है। तो अभी शायद मुद्दा यही होगा कि ये 400 पार कर पाते हैं या एक इफेक्टिव अपोजिशन, एक सशक्त विरोधी पक्ष उभर के आएगा लोकसभा में, जो कि कुछ दबाव डाल पाए और एक अच्छा लोकशाही को जो चाहिए होता है, सशक्त सुदृढ़ एक शक्तिमान विरोधी पक्ष का गठ, भले वो इंडिविजुअल हो या इंडिया गठबंधन के अंदर हो, ये अगर वो भी मुद्दा रहेगा, इसके बारे में तो कोई शंका नहीं है, कोई डाउट नहीं है। प्रतिभा जी, एक बात हुई थी ओंकारेश्वर जी, आपने कहा कि जो क्षेत्रीय चुनाव हुए 370 के बाद, हम भूल रहे मध्य प्रदेश, राजस्थान और जो 4 राज्यों में चुनाव हुए थे, वहां पर भाजपा ने मतलब 5 में से 4 राज्य जीत लिए थे और एक तरह से एक डिसिसिव मेजॉरिटी में जीते। अब बात आती है नॉर्थ साउथ डिवाइड की, कि जिस तरह से साउथ में भी भाजपा एक कोशिश कर रही है, सफल कितनी होगी पता नहीं है। उनको पता है कि साउथ उनके लिए वीकनेस है कर्नाटक के अलावा, लेकिन अन्नामलाई जो एक नैरेटिव तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, एक चेहरा देकर एक लगातार लड़ रहे हैं और जिन मुद्दों को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें तमिलनाडु में थोड़ी सी जमीन बनाने की कोशिश भाजपा कर रही है। केरला में उनके लिए एक सीट भी आ जाती है तो एक मॉरल विक्ट्री की तरह वो मानेंगे उसे। कर्नाटक का हमने मतदाता हमेशा देखा है कि वो लोकसभा में अलग मतदान करता है, कर्नाटक एक ऐसा राज्य, और उसके विपरीत वोटिंग उनका विधानसभा में होता है। ये सारे अगर मुद्दे हम देखें, और उत्तर प्रदेश में जिस तरह का जो गडकरी जी की बात की, जहां जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जिसे कहा जाएगा, वो अब राम मंदिर मुद्दा एक हो गया, लेकिन उसके साथ साथ जो डेवलपमेंट बातें हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है, वो एक बात है। ये सारे मुद्दे, और इसमें एक संध ना हुआ या जिसको स्ट्रांग कहे ऐसा विपक्ष नहीं मौजूद होना और कोई चेहरा ना होना, ये सारी बातें हैं। ओंकारेश्वर जी क्या कहेंगे? देखिए, कुछ तो हम लोग ज्यादातर पास्ट पर बात कर रहे हैं, अतीत में कहाँ हार हुई कहाँ जीत हुई, किन मुद्दों को चला नहीं चला, उसमें भी मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहता हूँ। ये जो हाल के चुनाव हैं जिसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश भाजपा जीती, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, और छत्तीसगढ़, इससे पहले वाले चुनाव की बात कर रहा हूँ जिस समय 370 तो उस समय हटाया गया था। और उसके हटने के बाद जब आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ बीजेपी हार गई थी, राजस्थान अशोक गहलोत आ गए थे, भूपेश बघेल वहां छत्तीसगढ़ में आए थे, और मध्य प्रदेश भी बड़े एज से मुश्किल से शिवराज सिंह चौहान जीत पाए थे, जो थोड़े समय के लिए बाद में कमलनाथ की सरकार बनी, फिर वापस बीजेपी आ गई। मैं इस पे नहीं जाना चाहता हूं। आज क्या पूरे देश में धारा 370 कोई मुद्दा रह गया है? वास्तव में आम जनता 140 करोड़ लोगों के लिए, क्या 140 करोड़ लोगों के लिए दूसरे अन्य मुद्दे रह गए? विकास निश्चित रूप से एक मुद्दा है, और ये विकास का मुद्दा सभी राज्यों में एक डेवलपमेंटल इशू, और ये बड़ी अच्छी बात है। अगर ये देश विकास के मुद्दे पे आता है, जन कल्याण के मुद्दे पे आता है, तो बड़ी अच्छी बात है। बेरोजगारी के मुद्दे पे आता है, महंगाई को कंट्रोल करने के मुद्दे पे आता है, तो इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। मैं विशाल जी की इस बात से सहमत हूँ, और विजय साटोकार जी के भी, आपका लंबा अनुभव है।
कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो अपने अच्छे प्लेयर्स को भी उतार नहीं पा रही है जी और उनका इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। अब बिल्कुल सही। लोकसभा में ही जो उनका नेता है वो मुझे तो उतना पावरफुल नेता नहीं दिखाई देता। जब आपके पास शशि थरूर जैसे चेहरे हैं, जी जब आपके पास एक समय कपिल सिब्बल जैसे लोग थे जिनको पार्टी छोड़नी पड़ी, क्यों छोड़नी पड़ी? ये लोग पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी की ही तो मांग कर रहे थे। जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री अगर परिवारवाद का नारा लगाते हैं तो गलत नहीं लगाते। परिवारवाद से मतलब ये नहीं है कि भाई आपके परिवार में कोई है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता या वो नहीं हो सकता, लेकिन परिवार तक सारे निर्णय केंद्रित रहें और फिर आप कुछ ना कर पाए, ये बड़ी मुश्किल है। अगर आप बीएसपी का ग्रोथ नहीं देख पाते हैं तो इसलिए कि मायावती के अलावा कौन देखेगा, तो आकाश देखेंगे और उसके अलावा कोई नेता ही नहीं है आपके पास पूरे देश में, तो आप सिमट के रह जाते हैं। यहां जिन जिन पार्टियों ने ऐसा किया है, इस मामले में भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करनी होगी कि उसने संगठन को मजबूत बनाया है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर बहुत सारे मामलों में किया, बहुत सारे मामलों में, सभी मामलों में नहीं। केंद्र में यहां भी कहीं ना कहीं एक सब लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री और अमित शाह मिलकर निर्णय लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा जेपी नड्डा भी साथ में, इसके अलावा कोई निर्णय नहीं ले सकता। तो सभी यहां भी कुछ ना कुछ, ना सही परिवार, लेकिन डिसीजन मेकिंग जो है वो बहुत सेंट्रलाइज्ड है। इट्स नॉट वेरी इजी। राज्यों में भी किसको चुनाव लड़वाना है, किसी को नहीं लड़वाना है, ये सब यहाँ, तो हम इस पे नहीं जाते। ये सभी पार्टियों में ये समस्या है और एक भारतीय लोकतंत्र की समस्या है। आज देश के सामने मुद्दे और हैं कि इस चुनाव में हम क्या 400 पार वाले पे पहुंचेंगे, या विशाल जी कह रहे हैं या तो बात 400 पार या कम की हो रही, नहीं, ये बात इसकी नहीं है। उनका नारा है 400 पार, जनता क्या नारा देती है, जनता कहां तक आपको ले जाती है और कहां तक पहुंचाती है, ये अलग बात है। हम 2 राज्यों के एग्जाम्पल देना चाहेंगे। आप दिल्ली में कम से कम 2 बार देखिए, दिल्ली एक पढ़ा लिखा राज्य है, ठीक है, और केंद्र की सत्ता के ठीक नीचे है। इसके चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी गई थी। दिल्ली के मतदाताओं को आप ये भी नहीं कह सकते कि उनको पैसे से लुभा लिया गया या किसी चीज से लुभा लिया गया। 70 में से अगर 67 सीट्स अगर वो आम आदमी पार्टी को दे देती है तो किसी न किसी मानसिकता के तहत देती है, कोई न कोई उनके अंदर भाव आता है तभी दे देती है। हम ये कह रहे हैं कि बहुत सारे, कर्नाटक में जिस समय चुनाव चल रहे थे, प्रचार, उस समय के प्रचार को देखिए तो लगता था कि बीजेपी स्वीप करने वाली है, लेकिन जनता ने अपना कुछ और चेहरा दिखाया। तो हमें ये नहीं मालूम है कि इस देश की, चूंकि ये विविध भाषा भाषी देश है, विविध क्षेत्र के अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग इश्यूज हैं। हमारे लिए सीए कोई इशू नहीं हो सकता, लेकिन असम में, बंगाल में बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। वहां आप हालत जाके देखिए, मणिपुर की स्थिति क्या है, आज हम वहां जा नहीं पा रहे हैं, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। इसी देश का हिस्सा है ना, उसके हालात को देखें। अभी भी शंभू और सिंधौली बॉर्डर पर इतने भारी संख्या में किसान जमा हुए, किसानों का इतना बड़ा आंदोलन हमने तो इससे पहले नहीं देखा। कुछ 1-2 साल पहले देखा था, फिर दोबारा देख रहे हैं। ये जो मुद्दे हैं ये इग्नोर नहीं किए जा सकते, ये जनता के मुद्दे हैं। मैं किसी पार्टी के पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहा। जो बीजेपी में अच्छाइयां हैं उससे दूसरी पार्टियों को सीखना पड़ेगा, जो विपक्ष की कमजोरियां हैं उससे उसको निपटना पड़ेगा। अगर वो सेंट्रलाइज रहेंगे, नहीं एक सिर्फ राहुल गांधी, तो कांग्रेस उससे रिवाइव नहीं कर सकती। आपको एक कलेक्टिव लीडरशिप पर जाना पड़ेगा। आप इंडिया अलायंस तो बना रहे हैं, लेकिन इंडिया अलायंस का जो अलायंस दिखाई देना चाहिए लीडरशिप में, वो नजर नहीं आ रहा। एक विजन जो नजर आना चाहिए, भाई 24 के बाद अभी उन्होंने कुछ जो है वो फ्रीबीज देने की घोषणाएं शुरू कर दी हैं कि महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपया हम देंगे और युवाओं को ये देंगे, साल भर के लिए 1 लाख रुपए की नौकरी देंगे, इंटर्नशिप देंगे। इस तरह वो फ्रीबीज इसको कहते हैं कि इस समय चुनावी लॉलीपॉप। पिछली बार भी उन्होंने घोषणा की थी कि हम हर किसान को 76,000 रुपए देंगे, और लोगों ने नरेंद्र मोदी के 6,000 को स्वीकार कर लिया, उनको वोट दे दिया। तो जनता क्या तय करेगी ये ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं, लेकिन जो मुद्दे हैं वो ये हैं। जी बिल्कुल। एक तरह से ये है कि 2-3 चीजें हैं। एक जो कहा जाता है कि हु इज द अल्टरनेटिव, एक अल्टरनेटिव चेहरा होना जो सशक्त हो, नंबर 1। नंबर 2 जो है, प्रतिभा, मैं एक लाइन इसमें सिर्फ जोड़ना चाहता हूं। ये सवाल हु इज द अल्टरनेटिव, ये
मीडिया में बहुत प्रचलित सवाल है जो हमेशा उठाया जाता है। हमें ये बताइए कि जिस समय राहुल गांधी आज की तुलना में बहुत ही कम थे, एमेच्योर थे, और जिस समय पार्टी पूरी की पूरी भाजपा और भी ज्यादा मजबूत थी, सारे कद्दावर नेता थे, उस समय कौन सा अल्टरनेटिव था जो देश ने चुन लिया था कांग्रेस पार्टी को, जो मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाना पड़ा था? उस समय कौन सा अल्टरनेटिव था जिस समय देवेगौड़ा को प्रधानमंत्री बनाना था? ये हमारे और आपके लिए डिबेट के विषय होते हैं, लेकिन जनता जब चुनती है तो वो कहती भैया हम तुमको, गोरखपुर का या एक आध जगहों का एग्जाम्पल है, मैं ये रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, जनता जब तंग आ गई थी बड़ी पार्टियों से, सभी पार्टियों से, तो उसने किन्नर को जितवा दिया, ये हमारा नेता तो किन्नर होगा, और जीत गए थे। एमपी में कहीं था, एमपी में हुआ था। जी जी जी। हम इस बात की बात नहीं कर रहे कि कौन किससे नाराज है, किससे दुखी है। यही बहुजन समाज पार्टी कितनी पावरफुल पार्टी थी, और उसके बाद जनता ने उनको शून्य कर दिया। तो जनता किसको कब हीरो बना दे और कब जीरो बना दे, ये समझना बड़ा, वो अल्टरनेट वाले सवाल पे नहीं जाती। बस इतना ही कह रहा हूं इस मुद्दे पे। जी बिल्कुल। लेकिन एक है कि जहां बात होती है योजनाओं की या फ्रीबीज की एक बात कहना चाहूंगी कि जैसे अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी ने जो फ्रीबीज की बात दिल्ली में करी, बिजली की, गुजरात में गए, वो फेल किस लिए हुए? क्योंकि गुजरात में हर घर बिजली बनाता है, कई सारे घर है जहां पर सोलर एनर्जी बनती है और वो ग्रिड को देते हैं। कहाँ क्या फ्रीबीज देना, और जनता कितना विश्वास करेगी उस पर? क्योंकि कहीं ना कहीं सवाल आएगा, जैसे राहुल गांधी ने 72,000 की घोषणा कर दी थी, तो ये कहां से दे पाएंगे? अभी ये घोषणाओं पर आ रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि मूड कब कैसे बनेगा, जैसे सातोकर जी ने शुरू में कह दिया था कि मूड कैसे पलटते जाएगा, कैसा बनते जाएगा, ये समय आने पर पता चलेगा। आज की स्थिति में अगर देखा जाए तो कांग्रेस में राहुल गांधी घूम रहे हैं और प्रियंका गांधी कहीं कहीं रैलीज कर रही है। सोनिया गांधी ने रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला कर लिया, राज्यसभा में चली गई। जो बड़े कद्दावर नेता है कांग्रेस के, क्योंकि कांग्रेस के अलावा बाकी सारी पार्टियों ने इकट्ठा आकर कुछ करना, इसमें उनकी अपने राज्य के बाहर क्या ताकत है, उनकी पहचान क्या है, ये भी सारे मुद्दे होंगे। जी विशाल जी बोलिए। मैं ये बोलना चाह रहा था कि यानी दोनों जो वरिष्ठ अपने अभी सहयोगी जो है, तो ये भी शायद सहमत होंगे कि मुद्दा जो है, मुद्दे की बात होती है तो नेशनल लेवल पे कोई एक मुद्दा दिख नहीं रहा है। यानी ये ना बीजेपी के पास है कोई प्रचार का मुद्दा, या कांग्रेस के पास है। कांग्रेस को तो सिर्फ यानी मोदी को विरोध, यानी ये अभी 400 पार नहीं आएंगे, या फिर महंगाई बढ़ गई है, ये हुआ है, तो इस टाइप के जो मुद्दे जो वो जनता तक नहीं पहुंचा पा रहे। लेकिन बीजेपी ने कुछ मुद्दे ऐसे दिए हैं, यानी प्रतिभा जी कल हम लोग यहीं पे जब बात कर रहे थे तो मैंने वो बात कही थी कि जिसको जो चाहिए वो बीजेपी दे रही है। मुद्दा यानी विकास का अगर मुद्दा है, किसी को अगर कोई डेवलपमेंट के बारे में बात करता है तो उनके पास में डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स तैयार है कि ये हमने किए हैं। धार्मिक भावनाओं का मुद्दा आता है तो राम मंदिर दिखाते हैं, सीएए दिखाते हैं। तो इस टाइप से जो है वो अलग अलग उन्होंने दिया है। दूसरी बात, सातोकर साहब जो बोल रहे थे कि अशोक चौहान जैसे लोगों का कितना इफेक्ट होगा या इम्पैक्ट होगा, तो इन लोगों ने एक कहीं भी लूप होल ना छूटे इसकी शायद कहीं तैयारी कर चुके हैं या कर रहे हैं कि अशोक चौहान जो है वो पूरे महाराष्ट्र के शायद कहीं वोट पे कहीं डिस्टर्ब ना कर पाए, या फिर वो कांग्रेस के जो वोट, उनको सीएम बनाने वाले जो वोट थे वो ट्रांसफर ना कर पाए, लेकिन उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो उनका जो तबका है या उनका जो कुनबा है उतना संभाले। तो इस टाइप से जैसा प्रकाश आंबेडकर को भी वो साथ में यानी इनके साथ ना जाए, इसकी कोशिश चल रही है कांग्रेस के साथ, क्योंकि प्रकाश आंबेडकर तो बीजेपी के साथ जाएंगे नहीं, लेकिन कांग्रेस के साथ अगर रहे तो कांग्रेस का फायदा करेंगे, या इंडिया जो गठबंधन है उसका फायदा होगा। तो ये सब कोशिशें चल रही है। एमआईएम के लिए जो पिछली बार जैसा एमआईएम और इनका वंचित बहुजन आघाड़ी जो प्रकाश आंबेडकर जो थे, उनका जो अलायंस हुआ था उसने काफी नुकसान कर दिया था कांग्रेस का, कांग्रेस या विपक्ष का। तो इस टाइप से ये हर ग्रास रूट लेवल पे या हर बारीक हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का अलग अलग विचार कर रहे हैं, अलग अलग सोच रहे हैं। मेरे ख्याल से ये प्रचार का जो मुद्दा है ये भी दे रहे हैं। जैसा पांडे साहब बोल रहे थे कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मुद्दा है वो इतना धड़ल्ले से, अगर इस यानी ये ऐसा मुद्दा होता और बीजेपी विपक्ष में होती तो सोचिए क्या होता।
जी बिल्कुल। यानी पूरी हर जगह पे वही दिखता जो आज कहीं नहीं दिख रहा है। बखिया उधेड़ देती वो, जी अगर बिल्कुल बीजेपी बिल्कुल विपक्ष में मतलब होती जब तो जीना सर मुश्किल वो कर देती। पुराने पुराने वीडियो जो है वो देखे जाते हैं, जो कुछ 350 का सिलेंडर या 250 का सिलेंडर 400 हुआ था, तो उस जी टाइम की जो वीडियो है तो स्मृति वो ईरानी जिस तरह से बढ़ जी जी जी। हाँ तो हाँ हाँ। वो जो एग्रेशन है ना, वो एग्रेशन नहीं है कहीं विपक्ष में। इससे मजे की बात बोलना चाहूंगी कि नितिन जी गडकरी जी एक बार बता रहे थे कि हमें अपने लोगों को बोलना पड़ रहा है कि अब हम सत्ता में हैं, हम विपक्ष में नहीं हैं, इस तरह के आंदोलन मत छेड़िए। यानी बिल्कुल सही कहा विशाल जी आपने कि इसी तरह के मुद्दे अगर बीजेपी विपक्ष में होती और उनके हाथ में होते तो जिस तरह से जोरों की लड़ाई वो रास्ते पर लड़ते, कांग्रेस शायद भुना नहीं पा रही इन सारे। इसलिए इसलिए वजह यह भी है कि एडहॉक पॉलिसीज है कहीं ना कहीं। एक तरह से एक सॉलिड थिंकिंग बेस और थिंक टैंक हो जो दिशा दे, नेतृत्व को थिंक दिशा टैंक दे है। और वो नेतृत्व उसको आगे लेके जाए। जी दूसरी बात ये है कि कैडर जो है ना, ये जी सारे मुद्दे जो जो टॉप लेवल से जाके नीचे तक जो परकोलेट होते हैं, ये कैडर बेस अगर है आपका स्ट्रांग है तो ही होता है। और देखिए, कांग्रेस का अंत में या एनसीपी हो। अंत में आके, सॉरी मैं एक आध जी जी मिनट बोल बोलिए। के निकलने की नहीं नहीं, इजाजत भी बोलिए बोलिए। चाहूंगा। जी 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 मुझे असल में हम लोग जिस दौर पे खड़े हैं आज, प्रधानमंत्री अमृतकाल की बात कर रहे हैं, जी 2047 में 100 जी साल पूरे होंगे। हम लोगों को एक नेशन के रूप में सोचना चाहिए कि वास्तव में, और इसीलिए जब मैसिव सपोर्ट बीजेपी को इस देश ने दिया था तो इसलिए दिया था कि पार्टी विद डिफरेंस है, ये पार्टी आइडियोलॉजी की पार्टी है, ये पार्टी वो गलतियां वो कमियां इसके अंदर नहीं है जिसके कारण हमने विपक्ष का रास्ता दिखाया था, कांग्रेस को जमीन चटा दी थी या दूसरे लोगों को हटाया था। लेकिन कहीं ना कहीं आज जब हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही वॉशिंग मशीन होती जा रही है, इलेक्टोरल बॉन्ड में कहीं उसका चेहरा छुपा हुआ नजर आता है, कहीं फिर वो कैपिटलिस्ट सेलेक्टेड को सपोर्ट करती हुई नजर आती है, और वही उसी रास्ते पे चल रही है जो किसी रास्ते पे किसी जमाने में कांग्रेस चल रही थी। आज उसी तरह अगर सीबीआई ईडी का इस्तेमाल हो रहा है, जिस तरह कांग्रेस किसी समय थोड़े स्तर पे कर रही थी, आप उसको मैसिव स्तर पे कर रहे हैं, तो व्हाट इज द डिफरेंस? इस देश को डिफरेंस चाहिए, इस देश को जनता समझदार है, वो चाहती है कि एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी रहे जिसमें जो वो कहे वो उसको आत्मसात भी करे। अगर हम बाहर डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो हमारे अंदर भी डेमोक्रेसी हो, हम बाहर भ्रष्टाचार मुक्त की बात कर रहे हैं तो हम भी भ्रष्टाचार मुक्त हो, और किसी भ्रष्ट व्यक्ति को अपने पार्टी में जोड़े नहीं, उनको अलग दूर रखें। ये असली मुद्दे हैं जो मुझे लगता है कि सूनर और लेटर इस देश की जनता जरूर समझेगी और कोई ना कोई इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव उभरेगा। तो मुझे अगर इजाजत देंगे तो अच्छा लगेगा, आप बिल्कुल। मैं भी चर्चा को कंटिन्यू रखें। फाइनल वर्ड मैं सातोकर जी के पास से लेना चाहूंगी और फिर हम आज की चर्चा को यहीं विराम देंगे। जी सातोकर जी। काफी सारी चीजें विशाल ने जो कहा, प्रतिभा आपने खुद जो कहा, यहाँ पे ओंकारेश्वर जी कह रहे हैं। देखिए बट भारत जैसे विशाल देश में सिचुएशन अलग अलग है। आपने ओंकारेश्वर जी दिल्ली की बात की, और अब दिल्ली का, मैं दिल्ली वाला हूँ, दिल्ली में रहा हूँ। दिल्ली पे जो विकास, एक तो नारे जब देते हैं कि भाई सबका साथ सबका विकास, और दूसरी ओर है समथिंग दैट हैज बीन डिलीवर्ड। आपने कहा कि दिल्ली की एजुकेटेड पॉपुलेशन है, जो आम आदमी पार्टी जो बिल्कुल बच्चा पार्टी है वो वहां पे जीत पाई। वहां पे गवर्नेंस का मामला जो है, वो गवर्नेंस का मामला लोगों तक पहुंच पाया। और बात केजरीवाल के साथ में, भाई ऑटो रिक्शा वाला बैठ के वो खुद बोलता था भाई मेरे लिए इन्होंने वोट किया। अब ये जो मामला देखिए, मध्य प्रदेश आपने जो थोड़ी देर पहले कहा कि हर राज्य में, छत्तीसगढ़ में हार गए थे, मध्य प्रदेश में हार गए थे, यहाँ पे हार गए थे, और मगर वहां पे तोड़ फोड़ की राजनीति करके भाजपा आ गई थी। तो ये कहाँ तक वोटर जो है, मतदाता है, ये पहचान पाएगा। अभी काफी समय है और इलेक्टोरल बॉन्ड तक खबर अभी बनी है, अभी खबर उसकी बनेगी। और जहां तक अल्टरनेटिव की बात आपने बहुत अच्छी कही कि पहले कहाँ अल्टरनेटिव था, तो एक ऐसी होना चाहिए जो मतदान सिखाता है, ये पॉजिटिव वोट होता है, नेगेटिव पावर के अगेंस्ट होता है। तो प्रतिभा, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे बुलाया यहाँ पे।
जी बिल्कुल, मैं अपने तीनों मेहमान जो आज मेरे शो पर है उनका सभी का आभार प्रकट करती हूँ कि आप यहाँ पर आए। इसी तरह की चर्चाएं हम आपके साथ में करते रहेंगे और हमारे दर्शकों को ये चुनाव तक जिस तरह का माहौल बदलता है उसके साथ हम चलते रहेंगे, ये सारी बातें आपके सामने लाते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि खबरों की खबर इस हमारी श्रृंखला में आप जरूर इस तरह की चर्चाओं को देखिएगा। आपके जो सुझाव होंगे या आपके कमेंट्स होंगे वो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। नवभारत का हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले और हम आपसे लगातार मिलते रहेंगे। नमस्कार।